नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे से हो, खुश हो, स्वस्थ हो और मुझे सब्सक्राइब और लाइक भी दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच बेटा। आज हम कुछ अलग करेंगे, अलग इन द सेंस कि हम व्याकरण से संबंधित करेंगे, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति में से करेंगे हम। अब तक हमने 3 पाठ कर लिए हैं कोर्स के और 2 पाठ हमने करे हैं व्याकरण किताब की, पुस्तक की, है ना। अब हम लिखित अभिव्यक्ति पे चलेंगे। वहाँ के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो हमें पता तो है, हमें आते हैं लिखने, लेकिन हम उसे ठीक से लिख नहीं पाते हैं। तो वो आज हम उन्हीं बातों पर थोड़ा सा विचार करेंगे कि जैसे निबंध है, आप सभी लोगों को पता है कि निबंध आता है, हर परीक्षा में आप लोगों को लिखना होता है, निबंध ज़रूरी होता है लिखित अभिव्यक्ति में। लेकिन निबंध कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक अनुच्छेद के रूप में निबंध लिख देते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो निबंध हो गया उनका, है ना। तो बेटा मैं आपको पहले बता दूं कि निबंध का अर्थ क्या है। निबंध का अर्थ होता है बंधी हुई रचना। निबंध का अर्थ क्या है, बंधी हुई रचना। यहाँ पे देखो, किसी विषय का क्रम पूर्वक तथा पूरी स्पष्टता के साथ अपने विचारों को व्यक्त करना निबंध लेखन कहलाता है। यानी जब हम किसी भी विषय पर क्रमबद्ध तरीके से हम लिखते हैं, अपने विचारों को पूरी तरह से हम स्पष्ट करते हैं, तो हम उसे निबंध लेखन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो निबंध लेखन करते समय बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। कौन कौन सी ये बातें हैं, जैसे कि निबंध को हमेशा जो है एक मतलब कहते हैं ना कि उससे रूपरेखा से या अच्छी तरह से विषय से संबंधित होना चाहिए। यानी निबंध जो है विषय से हटकर नहीं होना चाहिए। आपको निबंध दिया गया है दिवाली का और आप उसमें लिख रहे हैं होली, तो वो गलत हो जाएगा। तो यानी निबंध जो है विषय से संबंधित होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि निबंध को हमेशा 3 या 4 अनुच्छेदों में बांट के लिखना चाहिए। अब 3 या 4 अनुच्छेद कैसे आप बांटेंगे, आप बांटेंगे पहला भाग, पहले भाग में आप उसकी भूमिका लिखेंगे या प्रस्तावना लिखेंगे। दूसरा भाग आ जाता है विषय विस्तार, यानी इसमें आप विषय से संबंधित 2 से 3 अनुच्छेद लिखेंगे। ठीक है। और तीसरा होता है उपसंहार, इसमें हम अपना निष्कर्ष लिखते हैं या अपनी बातों को अंत करते हुए हम इसमें लिखते हैं। जैसे कि इसमें जो भी हमने ऊपर बातें लिखी हैं, तो इसमें जो है हम अपना अंत या निष्कर्ष करते हैं कि अब ये निष्कर्ष आया है। ठीक है। फिर है इसमें अगली बात है कि भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है। तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता अर्थ होता है बेटा कि जैसे ना बंधी हुई भाषा, या आप कह दो जैसे मैंने बताया कि हम दिवाली के बारे में बात कर रहे हैं कि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, तो बीच में आप जो है होली के बारे में नहीं बोलेंगे, आप दिवाली का ही शुरू से लेके अंत तक का वर्णन करेंगे। ठीक है। इसके बाद है निबंध को लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको 150 से 200 शब्दों का निबंध दिया है बेटा, तो आपको उतना ही लिखना है, ना ही उससे ज़्यादा बढ़ाना है कि लालच में आ जाओ आप लिखते रहो 3 से 4 पेज लिख दो, वो 200 से ऊपर 300 पे शब्द चले जाए, वो भी गलत है। या फिर आप अपनी मर्जी से 50 से 80 शब्दों में ख़त्म कर दो अनुच्छेद लिख के, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि विषय विस्तार, आप बोलेंगे विषय विस्तार क्या होता है। विषय विस्तार में मैंने बताया ना 2 से 3 अनुच्छेद होते हैं। इसमें अपने विचारों और भावों को, तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाता है। ठीक है। उदाहरण दिए जाते हैं किसमें, विषय विस्तार में। मैंने बताया उपसंहार में तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका ये निष्कर्ष निकला, या ये हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। विषय विस्तार में हमने अपने भावों, विचारों, तथ्यों को उदाहरण सहित हम लिखते हैं इसमें। और प्रस्तावना मैंने आपको बताया ना, इसमें क्या करते हैं, इसे हम विषय से संबंधित, भूमिका में जो है सबसे पहले हम इससे संबंधित परिचय देते हैं बेटा। भूमिका में क्या होता है, परिचय दिया जाता है कि आप किस विषय पर लिख रहे हैं। ये जो परिचय होता है ना, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और रोचक होना चाहिए, तभी तो कोई आपका आगे के जो आपने लिखी है संकेत बिंदु वो पढ़ेंगे। अगर नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते बेटा। ठीक है। अब तक मैंने आपको बताया निबंध किसे कहते हैं,
इसमें ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। अब आज मैं आपको इसी से संबंधित एक निबंध लेखन के लिए एक कार्य देना चाहती हूँ, गृह कार्य, जिसमें आप लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु। ठीक है बेटा, अब ग्रीष्म का समय चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है ना, गर्मियों के दिन, तो अब आप इस पर निबंध लिखेंगे। मैंने जैसे आपको समझाया कि निबंध को 3 भागों में बांटना है, भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार। तो आप इन 3 भागों में बांट के निबंध लिखेंगे। अब मैं बता रही हूँ आपको कि इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि ये आपको क्यों पसंद है ग्रीष्म ऋतु, या क्यों नहीं पसंद है ग्रीष्म ऋतु, इसमें आपको क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ तो ये है कि ग्रीष्म ऋतु में बच्चों की स्कूल की छुट्टियां बढ़ जाती हैं, है ना बेटा। आप लोग आइसक्रीम खाते हो, बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीते हो, शरबत पीते हो, तो ये सब बातें आप उसमें लिख सकते हो कि मुझे क्यों पसंद है ना। और फिर इसे आप हानियाँ भी लिख सकते हो कि आप कुछ बच्चों के शरीर पे दाने हो जाते हैं गर्मी से, या कुछ बच्चे गर्मी से, लू से बीमार हो जाते हैं, ये हानियों में भी आप लिख सकते हो। तो यानी ये आपकी खुद की अभिव्यक्ति है कि आप उसे किस तरह से, किसी भी विषय को किस तरह से प्रस्तुत करते हो। ठीक है बेटा, आप इस विषय पे निबंध एक लिख लीजिए ग्रीष्म ऋतु पर, और इसके आगे का इसी से ही संबंधित मैं आपको फिर अगले वीडियो में बताऊंगी कि निबंधों के प्रकार कितने होते हैं और किस निबंध को किस तरह से और अच्छे से लिखा जाता है। नमस्ते।